विंटर आते ही कौन सी कॉमनेस्ट कंडीशन है स्किन की जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? ये पोल्यूशन हटा नहीं सकते कहीं से। जब इचिंग होती है, जब तक खून ना निकल जाए तो तसल्ली नहीं होती। और इतने टेस्ट हैं एलर्जी प्रोफाइल्स का, उनमें कुछ आता नहीं। हाँ, सो हमारी स्किन का एक टर्नओवर है 28 डेज का। और आजकल जो हम प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन पाउडर वगैरह भी ले रहे हैं, दे आर वन ऑफ द कॉजेस। आई थिंक यू डोंट वांट एवरीबॉडी टू बी हेल्दी। आई थिंक दिस इज हेल्दी। एक बार आप अपने डॉक्टर को मिल लोगे ना तो वो आपकी सारी एंजाइटी खत्म कर देंगे। लगता है कि जो हेयर कलर लगा रहे हैं उनको इचिंग हो जाती है। हफ्ते में 3 बार शैम्पू कम से कम करिए। मतलब मैं किसी को बोल रही थी कि शैम्पू रोज करना है तो जवाब आया कि मैं तो रोज नहाता भी नहीं। ये जो सारा हवा में पोल्यूशन है वो कहीं तो आपके स्कैल्प पे भी जमा हो रहा है ना। ऑयलिंग वगैरह सर पे मत करिए। जब आपने कॉम्बिनेशन क्रीम्स लगा ली तो जो चीज हम 2 हफ्ते में ठीक कर सकते थे वो हम 2 महीने में भी नहीं कर पाते। कुछ हेयर केयर के बारे में भी, स्किन केयर के बारे में बात कर ली तो जब कोविड के बाद लोगों का हेयर फॉल हो रहा था तब इतना प्याज खाया नहीं जा रहा था जितना लगाया जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही एक स्पेशल पॉडकास्ट है बिकॉज मैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ कर रही हूं जिसके साथ मैंने डर्मेटोलॉजी पढ़ी थी आज से 20 साल पहले। सो ब्रिंगिंग टू यू डॉक्टर विनीत रलन, आई एम डॉक्टर सोनी नंदा एंड सो जस्ट अ ब्रीफ अबाउट अस। हम लोग दोनों साथ में डर्मेटोलॉजी पढ़ी हमने, उसके बाद मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गई। डॉक्टर विनीत को लोकनायक में नौकरी मिल गई। ही वर्क देयर फॉर 20 years, ही बिकेम अ प्रोफेसर। उस टाइम पे फिर इसके दिमाग की बत्ती जली। He decided to take VRS and he obliged us by joining us. Thank you so much. He is a consultant at Fortis, Apollo, a very very busy doctor. बहुत मुश्किल से आज हमने इन्हें पॉडकास्ट के लिए बुलाया है, तो we would try to get as much as possible from him. So you know, this podcast you will get pearls from 20 years of government practice and 20 years of private practice. Both people studied at the same place, Loknaik Hospital. So let's start with a rapid fire. विनीत, आपको एक ही वर्ड में आंसर करना है, ठीक है? तो अगर आपके दिमाग में आपको जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसके साथ क्या सोल्यूशन या कोई स्किन डिजीज जो आपको ध्यान में आती हो? पोल्यूशन के साथ आपकी बहुत ड्राइनेस आती है स्किन में। So dry skin, one word. Okay. So, right? So, and then dandruff, itching on scalp. Itching on scalp and also maybe not washing enough. Yeah. Then और क्या हम रैपिड फायर आपसे पूछ सकते हैं विंटर के बारे में? Your favorite moisturizer? Something which is paraffin based like Venusia Max. Okay, so we've got a brand here, Venusia Max. No conflict of interest, but a paraffin based moisturizer. Okay. So विनीत, आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहोगे? एक्चुअली ना जब हमने पॉडकास्ट का आइडिया सोचा था तो विनीत टोल्ड मी प्रोफेसर रहा हूँ, सारी उम्र क्वेश्चंस पूछे हैं, अभी भी क्वेश्चन ही पूछूंगा। तो मैंने बोला नहीं, अब तो हम आंसर्स लेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव लर्नड इन सो मेनी इयर्स। क्या? हेल्दी स्किन इन विंटर्स, हाइड्रेटेड स्किन, होम रेमेडी, कोकोनट ऑयल, क्लोथिंग, अवॉइड वूल। तो व्हाट डू यू लाइक अबाउट प्राइवेट प्रैक्टिस? I think lot of accountability. Yeah. And about government job? Lots of varieties of patient. So but you know, in practice, I agree with the accountability. right. So basically, he comes from a setup जहाँ पे I think रोज के 150-200 patient for 20 years. So that is a lot of experience. Sorry. Okay. So now that we have Dr. Vineet with us, let's understand कि हमारी अगर विनीत ये सोचा जाए कि आप जैसे दिन में 40-50 जो भी पेशेंट्स देख रहे हो, तो विंटर आते ही कौन सी कॉमनेस्ट कंडीशन है स्किन की जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? इचिंग, एस्ट्रोटॉटिक एक्जिमा जिसको हम कहते हैं, सर्दी की वजह से। कारण बहुत सारे हैं उसमें। एक तो ह्यूमिडिटी बड़ी कम हो जाती है, हमारी 20% के करीब है। फिर हम ज्यादा गर्म पानी से नहाने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छा तो लगता है, करना चाहिए। अच्छा लगता है, लेकिन आपको 60 सेकेंड गुनगुने पानी से नहाना है, जिसका मतलब 38 डिग्री के से हो आपका टेम्परेचर पानी का। देन हीटर चलते हैं, तो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट है कि आप ऑयल बेस्ड हीटर लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं करते हैं। एंड साथ में अगर हम ह्यूमिडिफायर लगाएं तो बहुत ही बढ़िया। देन मॉइस्चराइज योर स्किन रेगुलरली, जैसे हमने पहले बोला, गुड मॉइस्चराइजर्स,
कोकोनट ऑयल कैन बी वन ऑफ देम। राइट। सो खारिश से मुझे ध्यान आया, मुझे एक पेशेंट ने ही बताया था, मैंने उन्हें बोला कि आप ना खारिश मत किया करो, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब जो मजा खाज में है वो राज में भी नहीं है। So it's like and actually I don't know, I'm sure each one of us has faced it. Yes. जब itching होती है, जब तक खून ना निकल जाए तो तसल्ली नहीं होती, राइट? तो आई थिंक itching के बारे में हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। तो itching होती है, ड्राइनेस एक कॉज है, आपने कोकोनट ऑयल लगा लिया, बिल्कुल, तो आप कोकोनट ऑयल ही लगाते जाओ या किसी पॉइंट पे आप सोचो कि कुछ और हो सकता है या डॉक्टर को दिखाएं? देखिए, अगर आपकी इचिंग बहुत लंबे टाइम मॉइस्चराइज करने से भी नहीं रुक रही तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत कॉमन कॉजेज हैं इचिंग के, डायबिटीज है, डेफिशिएंसीज हैं, आजकल विटामिन डी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है, उनके अंदर भी इचिंग होती है क्योंकि आपका स्किन बैरियर ब्रेकअप होता है। तो आई थिंक सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू अरविनी, दैट मींस आजकल ना जैसे टाइम है कि सब लोग खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आपको इचिंग हो रही है और कोई अपने कुछ टेस्ट खुद से कराना चाहता है, तो आपने बोला थायराइड कराइए, ब्लड शुगर कराइए, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, क्योंकि ये 2 ऑर्गन्स की भी अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तभी इचिंग होगी आपको, राइट। और डेफिशिएंसी विटामिन डी, B12, फॉलिक एसिड, इनके टेस्ट भी कराइए। फिर एक बहुत बड़ा सबसेट है हम लोगों का जिनको कुछ एंजाइटीज हैं, डिप्रेशंस हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, उनके हाथ कुछ एक्सेसिबल साइड पे, जैसे पैर पे, गर्दन के पीछे बहुत कॉमन जाते हैं, तो वो भी आपको पेशेंट से बात करके थोड़ा हैंड होल्डिंग करके उनको समझाना पड़ता है। तो बेसिकली जिनको बहुत ज्यादा सोचने की आदत है या हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं, या आपके लाइफ का कोई ऐसा फेज है जिसमें आप उतने हैप्पी नहीं हैं, चीजें आपकी तरह से नहीं जा रही, तो वो सब भी आपकी स्किन में इचिंग का कारण हो सकते हैं। तो इन केसेस में अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे, वो एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे एंड वो आपको हेल्प कर पाएंगे। तो एक तो हमने देख लिया कि आपकी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, आपकी जनरल स्किन की, आपकी जनरल हेल्थ की कंडीशन हो सकती है, वेदर हो सकता है, फिर अगर आपका जस्ट कई बार आपकी आदत है, जैसे डॉक्टर विनीत ने बोला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब आदत है आपको, आदत बन गई, जब आप सोचने लगे, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है, आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे, कि जब मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो कुछ अंदर से निकलता है और फिर वो जलता भी है। जब एक तो आप ऐसे ऐसे करोगे, खरोच आएगी तो जलेगा तो सही वो, एंड स्कैल्प पे ऐसे करने से वो निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज हमारी स्किन का एक टर्नओवर है 28 डेज का, तो कुछ डेड स्किन तो इकट्ठी हो ही रही है, तो ये कुछ आपकी आदत बन गई। बट बिसाइड्स दिस, आर देयर एनी स्किन डिजीजेस जिसमें की मैनिफेस्टेशन कैन जस्ट बी इचिंग? बहुत सारी स्किन डिजीज में इचिंग है, जैसे इन्फेक्शंस हैं, एक स्केबीज हैं, पेडिकुलोसिस हैं, उस आपकी इचिंग के साथ मैनिफेस्ट करेंगे। फिर हाइव्स आपने सुना होगा, जिसको दाफड़ छपाकी बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे दाफड़ जब निकलते हैं, हाइव्स निकलते हैं, वो बहुत इचिंग के साथ आते हैं। फिर बहुत सारी डिजीज हैं, लगे सोराइसिस हो गया, लाइकन प्लानस हो गया, बहुत सारी डिजीज में इचिंग होती है, तो इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है अगर आपको इचिंग है तो। सो एक चीज जो मैं इसमें वो करना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर विनीत ने जो बोला पेडिकुलोसिस है, उसका मतलब होता है अगर आपके सिर में जुएं हैं या लीखे हैं, तो दैट्स अ टेक्निकल टर्म। स्केबीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि इन एरियाज में इचिंग होती है, एंड जनरली आपके फैमिली में ना हर किसी को इचिंग हो रही होगी। देन जो एक चीज जिसपे मैं थोड़ा डिटेल में आपसे पूछना चाहूंगी, इस जो आपने पित्ती या छपाकी बोली, जिसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, अब डू यू फील कि इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है? इंसिडेंस बढ़ रहा है क्योंकि पित्ती के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो फूड्स, बहुत सारे कारण हैं इसके, सोयाबीन प्रोडक्ट्स, नट्स, और आजकल जो हम प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन पाउडर वगैरह भी ले रहे हैं, दे आर वन ऑफ द कॉजेस। आई थिंक यू डोंट वांट एवरीबॉडी टू बी हेल्दी। आई थिंक दिस इज हेल्दी। पहले आपको कारण समझने पड़ेंगे। देखो, सप्लीमेंट्स सबसे बड़ा कारण है पित्ती का। मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है, बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर्स लिए जा रहे हैं अनरेगुलेटेड, किसी से बिना पूछे, उनके का पित्ती हो रही है, और उनको बंद करते वो ठीक हो जाते हैं। राइट। तो देखो, आई थिंक ही इज नॉट इनटू फिटनेस, बट that you can see from my health also. But I think he has a point there. तो पित्ती के बारे में ना, जो मैंने जनरली देखा है, लोगों को वरी क्या करता है, शुरू में तो जब होती है तो वो एक सेट्राजिन की गोली या लिवोसेट्राजिन की गोली या एलिग्रा 180, ये कॉमन चीजें जो लोग ले लेते हैं, वो ठीक हो जाती है। उन्हें प्रॉब्लम तब आती है जब वो बार बार वापस आती है। तो अर्टिकेरिया में
कॉज हमेशा आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल बहुत हो मुश्किल या है। नहीं हो, बहुत मुश्किल है। बहुत बार इट इज सीजनल। तो देखिए क्या होता है, जैसे आप एक एनवायरनमेंट में हैं, आपको कोई एलर्जी हो रही है, आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। अगर वो आपके स्किन पे होगा तो वो पित्ती है, पित्ती बनेगी। अगर वो आपके लंग्स में होगा तो एस्मा होगा या आपको ब्रोंकाइटिस होगा, अगर आईज में होगा तो आप आंखों में खारिश करोगे। तो आई थिंक इस सब में बेस्ट तो स्किन पे आना ही है, बिल्कुल यू नो। बट आपको अर्टिकेरिया में ना सी व्हाई आई नो सो मच अबाउट इट इज क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन हैविंग दिस फॉर नाउ मोर देन 3 years। सो जनरल फियर ये होता है कि अंदर तो नहीं कुछ हो रहा, तो 99% ऑफ द केसेस अंदर कुछ नहीं हो रहा होता, अनलेस आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो या आपके लिप्स पे स्वेलिंग हो, देन दैट इज वेरी सीरियस, राइट। सो अर्टिकेरिया की एक न्यूसेंस वैल्यू है। जैसे वो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं ना जो आके कान में घूं घूं करेंगे, वो डेंगी वगैरह कुछ नहीं कॉज करेंगे पर आपको रात में सोने नहीं देंगे। सो सिमिलर इज अर्टिकेरिया या पित्ती जो होती है, बहुत न्यूसेंस वैल्यू है। देख के आप इतने लाल हो जाओगे कि लगेगा कि क्या हो गया, आपको बहुत सिंपैथी भी मिलेगी, बट जनरली विद इन हाफ एन आवर इट विल सेटल। सो अर्टिकेरिया यू नीड टू सी अ डॉक्टर, बट वरी आप नहीं करो, बट बी प्रिपेयर्ड कि ये लंबा चलेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोला, लंबा चलेगा क्योंकि कारण निकालना बहुत मुश्किल है और इतने टेस्ट हैं एलर्जी प्रोफाइल्स वगैरह, उनमें कुछ आता नहीं है, तो आपको गोली खानी पड़ेगी लंबे टाइम। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एलर्जी के टेस्ट में कुछ खास नहीं आता। सब लोग, आपने एलर्जी का टेस्ट करवा लिया और आप एलर्जी का आगे डस्ट को, पोलन को, तो आप कहाँ चले जाओगे? जा सकते हो तो आप पहले ही चले जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी पैनल 10 से 15,000 का है और ज्यादातर आएगा हाउस डस्ट माइट, वो आप नहीं निकाल सकते, इंडिया में कहीं नहीं निकाल सकते, पोल्यूशन हटा नहीं सकते कहीं से, तो आप गोली खाइए लंबे टाइम पे ठीक हो जाता है। एंड ये जो गोलियां होती हैं ये काफी सेफ होती हैं लॉन्ग टर्म में भी। एंड जो ये क्लेम्स होते हैं कि हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, एंड कुछ ब्रांच ऑफ साइंसेस करती हैं, बट इन एलोपैथी आई डोंट थिंक वी कैन क्लेम दैट। बट व्हाट आई हैव सीन इज कि ये ना धीरे धीरे अपनी मौत खुद ही मर जाती है, बीमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी, बीच में कभी बढ़ेगी। एंड एक और चीज जो मैंने बहुत यूजफुल देखा, आई डोंट नो आपको कभी अर्टिकेरिया हुआ है कि नहीं विनीत, बट I've struggled with it for a very long period of my life. So I've seen ये जो हम योगा करते हैं, प्राणायाम वगैरह, और जो नेति होती है, जल नेति, वो बहुत अच्छा वर्क करती है, बिकॉज फाइनली सब कुछ हम ब्रीथ कर रहे हैं। एंड इसमें ना बहुत डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं सबके। जैसे विनीत फील्स फूड इज द कॉमन कल्प्रिट, आई पर्सनली फील कि फूड से मेरे को बहुत फर्क नहीं पड़ता, इट इज मोस्टली द एनवायरमेंट एंड द क्लोथिंग विच आई एम वेयरिंग। You know, जैसे मैंने शुरू में भी बोला that you avoid wool because I've realized wool does not go well with my skin. So मुझे अर्टिकेरिया होगा ही। फिर एक बहुत कॉमन कॉज होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे when my son turned 7 or 8, all of a sudden उसने नहाना बंद कर दिया क्योंकि उसको नहाने के बाद बहुत खुजली होती थी और अर्टिकेरिया होता था। You know, and this is very common क्योंकि नहाने के बाद जो वो टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से होता है आपको। तो नहाना बंद करना आई डोंट थिंक इज अ गुड चॉइस। तो मे बी आपको एक एंटी एलर्जिक चाहिए होगा बिफोर दैट। एंड एक बार आप अपने डॉक्टर को मिल लोगे ना तो वो आपकी सारी एंजाइटी खत्म कर देंगे, बिकॉज इसको लेके लोग बहुत एंग्शियस होने लग जाते हैं कि बार बार हो गया, क्या हो गया। तो इसमें डॉक्टर से मिलना जरूरी है क्योंकि कुछ बीमारियों में भी आता है, बहुत सारी बीमारियां भी हैं, जैसे थायराइड की हमने बात करी अभी, फिर हमने बात करी कई तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, कई तरह के मैलिग्नेंसीज, कैंसर जो मतलब रेयर कॉजेज है बट हैं, तो बट आप डॉक्टर से मिल लेंगे तो वो एटलीस्ट आपको वो सबको रूल आउट कर देगा। सी 99.9% कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 0.1% का भी तो हम चांस नहीं ले सकते ना। सो इचिंग में इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच कम्स टू योर माइंड? जैसे विंटर्स में लेग्स पे बड़ी कॉमन इचिंग होती है, मतलब जिसका कोई ऐसा कई बार दिखता भी नहीं है, बट मेजॉरिटी लोग आते हैं कि यहाँ बहुत इचिंग होती है। तो वो जैसे मैंने बोला कि ये ज्यादातर एंजाइटी जिन लोगों को रहता है तो वो लोग इसी एरिया को स्क्रैच करते रहते हैं, उसको हम न्यूरोजेनिक इच भी बोलते हैं, लाइकन सिम्प्लेक्स वगैरह भी बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ बैठ के ऐसे खारिज करना इजी होता है, तो वो एक आदत सी बन जाती है। जैसे डॉक्टर सोनी ने पहले बोला जब तक उसको खून नहीं निकाल लेंगे तो चैन नहीं पड़ेगा, तो हम एक ही रिफ्लेक्स, मैं पेशेंट को समझाता हूँ ऐसे मत करिए, ऐसे कर लीजिए, पल्प ऑफ फिंगर से थोड़ा सहला दीजिए, ऐसे कर लीजिए, नहीं तो एक और उससे भी बेटर आइडिया होता है, जोर जोर से मार लो फिर तसल्ली हो जाती है, बिकॉज फाइनली यू नीड अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस टू गेट। तो बस ये एक आदत है, बनती रहेगी और बहुत पेशेंट्स को है। एंड एज के साथ
आई समवेयर फील कि लोअर लेग्स में हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाती है। तो जैसे एक ना पहले बड़ी नेगेटिव कनोटेशन होती थी, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि बस पैर ऊपर चढ़ा के बैठे रहो, जैसे एकदम नालायक को इसलिए कर रहे हो। बट आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन एज 40-45 दैट माइट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है। बिकॉज नहीं उतना वैसे बॉडी नहीं फंक्शन करती जैसे जब आप बहुत यंग हो रहे होते हैं तो करती है। तो एक सर्टेन एज के बाद रात में मे भी पैर के नीचे एक तकिया रखना, बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो पैर ऊपर करके बैठना, ऑल दोस जनरल थिंग्स कैन हेल्प यू। एंड यस, मॉइस्चराइजर, वी हैव ऑलरेडी नेम्ड कोकोनट ऑयल, वी हैव ऑलरेडी नेम्ड वेनुजिया मैक्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ऑयल, योर टेक ऑन एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड हमने घर में बादाम का तेल निकाला है। मेरे हिसाब से कोकोनट ऑयल ही सबसे बढ़िया है। हाँ। मस्टर्ड ऑयल के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, काफी कंटामिनेंट्स होते हैं। हाँ। और ऑक्सीडाइज हो जाता है बड़ी जल्दी। हाँ। सेम विद आमला ऑयल, वो पिगमेंटेशन वगैरह भी बहुत करता है लोगों को। राइट। तो मैं कोकोनट ऑयल के फेवर में हूँ। बाकी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल वगैरह के बारे में डॉक्टर सोनी को ज्यादा आइडिया होगा, ये बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस में है। तो सी कोकोनट ऑयल की प्रैक्टिकल इशू क्या होती है, वो जो नीली वाली हमारी बोतल है पैराशूट, वो जम जाती है। हाँ। अब सबके घरों में माइक्रोज है ही है, तो आप 30 सेकंड घुमा लो या धूप में रख के लगा लो। एक्स्ट्रा वर्जिन जमेगा थोड़ा कम। दूसरा, कोकोनट ऑयल में ना स्मेल आती है, तो आपको आए ना आए, आपके साथ वाले को आएगी, आपके कपड़ों में भी थोड़ा वो आएगी, तो एक्स्ट्रा वर्जिन में वो नहीं आती। तो जिसकी जितनी अफोर्डेबिलिटी है, ऑल ऑयल्स आर गुड। एंड टू विनीत's पॉइंट, हमने हमेशा अपनी व्हेन वी वर रीडिंग वी वर टोल्ड कि मस्टर्ड ऑयल अच्छा नहीं होता, सरसों का तेल, क्योंकि उससे सन की सेंसिटिविटी बढ़ती है। बट माई फादर इज गोइंग टू बी 80 एंड मैंने बचपन से उन्हें मस्टर्ड ऑयल लगाते हुए देखा है। एंड नाउ यू कॉल इट जेनेटिक्स, यू कॉल इट वॉट एवर, राइट? लेकिन पूरे बाल है उनके, एंड टचवुड स्किन पे कोई इश्यू नहीं है। तो आई थिंक टू ईच इज ओन, मतलब हम आपने लगाया, आपको अच्छा लगा आप लगा लो, आपको नहीं अच्छा लगा आप दूसरा लगा लो। नाउ देयर सर्टेन पीपल जो बोलते हैं ऑलिव ऑयल समर, कोकोनट ऑयल विंटर। कोकोनट ऑयल समर में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करता है वो ये है कि समर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतनी होती है, आप अगर कोकोनट ऑयल लगाओगे ना तो फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, फेस पे पिंपल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बट वो भी रात में लगा के सो लो। अगर इफ योर स्किन एब्सोल्युटली हैज नो ऑयल तो आप रात में लगा के सो सकते हो। तो जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे आप उस तरह से अपना ऑयल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग सामने निकलवाते हैं, घर में निकलवाते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है, मीन्स है, निकलवा लो, तो इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। सो आई थिंक इचिंग में हमने कॉमन चीजें। अच्छा, एक और चीज विनीत, आजकल बहुत सारे लोग स्कैल्प की इचिंग के लिए आते हैं कि सिर में बहुत खारिश होती है, तो उसके बारे में। स्कैल्प की इचिंग में तो मुझे हेयर कलर बहुत ही कॉमन लगता है कि जो हेयर कलर लगा रहे हैं उनको इचिंग हो जाती है। तो जब आप ये बोलते हो कि हेयर कलर छोड़ दो तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है हम 40 साल के हैं कि अभी बूढ़े बन के घूमे, मैंने भी तो नहीं करा। उससे एक और रिएक्शन होता है, ये तो 40 वालों का रिएक्शन होता है। 60 वालों का पता क्या रिएक्शन होता है? मैं तो 20 साल से लगा रही हूँ, इससे तो कभी कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है कि आप 20 साल से भी लगा रहे हैं, हो सकता है 21वें साल में शुरू हो जाए। फिर वो नया क्वेश्चन आता है कि हम तो हर्बल मेहंदी लगा रहे हैं, जो भी चीज कलर दे रही है उसमें कुछ केमिकल है, पीपीडी होता है, पैराफिनाइलिन डाइमीन, वो सब में ही है। ऐसा कोई कलर नहीं जिसके सिवा नहीं बन सकता वो। तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है, राइट? तो आजकल मैंने कुछ सुना है कि नुस्खे हैं, कॉफी ये चाय वगैरह मिला के, तो उनको बताओ आप ढूंढिए। हाँ। तो 5-6 महीने निकल जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि ढूंढ लिए कि अब ढूंढवा रहे हो। तो एक्चुअली हेयर कलर में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि पीपीडी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम होती है कि वो ना ओवर ईयर्स आपको प्रॉब्लम करना शुरू करता है। एंड क्योंकि अब एक बार अगर आपने डाई करने शुरू कर दिए तो उसके बिना ना जो 6-8 मंथ्स का टाइम होता है, हर दूसरा जन आपसे पूछेगा वो क्या हो गया, वो क्या हो गया। 2 दिन 3 दिन आपको चलेगा, फिर हफ्ते बाद सोचोगे कर ही लो। बट स्कैल्प की इचिंग के साथ साथ ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो अगर आपको हेयर में, स्कैल्प में कांस्टेंट इचिंग रहती है तो प्लीज ध्यान में रखना कि हेयर कलर कुड बी अ फैक्टर। नाउ बिसाइड्स हेयर कलर, जैसे विंटर्स में काफी इचिंग की लोग कंप्लेन करते हैं। डैंड्रफ कॉमन हो जाता है विंटर्स में, वो भी बहुत इचिंग करता है। तो डैंड्रफ का कोई एकदम सिंपल सोल्यूशन? सिंपल सोल्यूशन है, आपको शैम्पू करिए, हफ्ते में 3 बार शैम्पू कम से कम करिए शुरुआत में। जैसे ZPTO और कीटाकोनाजोल के शैम्पूज आते हैं, वो हफ्ते में 3 बार करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कम से कम शैम्पू की झाग को 2 से 3-4 मिनट छोड़िए सर पे,
ये नहीं कि लगाया और उसी समय साफ कर लिया। फिर आपका कंट्रोल हो रहा है डैंड्रफ, तो आपको हफ्ते में 2 बार पे आ जाइए, पर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, लगा के फिर ठीक हुआ छोड़ दिया, फिर कहते हैं डैंड्रफ वापस आ गया। वो आएगा ही, आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, तो जनरली मेरा इसमें ये टेक रहता है, जैसे डॉक्टर विनीत ने एंटी डैंड्रफ शैम्पू सजेस्ट किए, मेरा ये टेक रहता है कि आप रोज शैम्पू करो, स्पेशली फॉर मेन इट इज क्वाइट इजी। आप Right. नहा रहे हो, आप साथ में शैम्पू करो। विमेन के लिए थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी होती है, आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो। तो जैसे डॉक्टर विनीत ने बताया, आप 2 दिन ये ZPTO वगैरह कीटोकोनाजोल शैम्पूज, बिकॉज ये सारे शैम्पूज ना आपके हेयर को बहुत ड्राई कर देते हैं, Yes. तो फ्रिजी करते हैं, ये फ्रिजी तो मैं करते मानता हैं हूँ। ना। तो इसलिए आप रेगुलर शैम्पू कर सकते हैं, बीच में ये कर सकते हैं, बट शैम्पू कम नहीं करना। आप हाँ। मतलब मैं किसी को बोल रही थी कि शैम्पू रोज करना है, तो जवाब आया कि मैं तो रोज नहाता भी नहीं हूँ। अब विंटर्स में वो वाली प्रॉब्लम है, दैट्स अ टेक्निकल इशू। बिल्कुल। बट सी, आपको ना खुद पता चल जाएगा कि शैम्पू करने के कितनी देर के बाद आपको इचिंग शुरू हो रही है। तो मोस्टली लोग बताते हैं कि 1 दिन तो ठीक रहता है, अगले दिन शुरू। अगर मैं 2-3 दिन नहीं करूं, तो वो 2-3 दिन वाला आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो सारा हवा में पोल्यूशन है वो कहीं तो आपके स्कैल्प पे भी जमा हो रहा है ना। एंड जो लोग हेलमेट वगैरह पहनते हैं उनको भी रेगुलर करना पड़ता है। तो डैंड्रफ के लिए फर्स्ट थिंग इज सी इफ यू आर शैम्पूइंग इनफ, Yes. एंड उसके बाद ऑब्वियसली देयर आर सम मेडिकल थिंग्स, एंड डैंड्रफ इज योर स्किन टाइप, इट विल कम बैक। सो कुड डैंड्रफ बी समथिंग एल्स? Dandruff could be, it could be psoriasis. स्कैल्प Right. में psoriasis बहुत कॉमन आ जाता है। Hmm. थोड़ा उसको डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंशिएट कर लेंगे psoriasis है या अगर खाली डैंड्रफ, थोड़ा सा ऑयली होते हैं डैंड्रफ के स्केल्स, और psoriasis में सूखे स्केल होंगे, इकट्ठे हो रखे होंगे, स्कैल्प के मार्जिन्स को पार कर रहे होंगे, तो वो जैसे यहाँ से बाहर आ रहे होंगे, मार्जिन को क्रॉस कर रहे होंगे थोड़ा सा। और बॉडी में कई साइड्स हैं, जैसे एल्बोज के ऊपर, नीज के ऊपर, अगर आपको आ रहे हैं कहीं पे छिलके जैसे निशान बन रहे हैं, स्किन के छिलके गिर रहे हैं, तो फिर आपको सोराइसिस के तरीके सोचना पड़ता है। उसका इलाज थोड़ा अलग है इससे। तो अगर आप रेगुलर शैम्पू भी कर रहे हो, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी यूज कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो मे बी इट माइट नॉट बी डैंड्रफ, तो इट्स टाइम टू शो टू द डॉक्टर। एनी अदर थिंग स्कैल्प में? वीव टॉक्ड अबाउट हेयर डाई, वीव टॉक्ड अबाउट डैंड्रफ एंड स्वेटिंग। मतलब अभी जैसे आप प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे थे, तो अब जिसे इतना जिम का कल्चर है, तो आपको पसीना आता है जिम के बाद, उसके बाद अगर आप अपना बाल नहीं धोगे तो चांसेस कि आपको इचिंग होगी काफी हाई है। एंड एक और फैक्टर जो पेडिकुलोसिस आपने बोला था, जुएं, लाइस, ये इसकी भी मैं कुछ रिसर्जेंस देख रही हूँ अभी ऑफ लेट। अब काफी दिखने लग गया ना, बीच में देयर वाज अ टाइम जब नहीं दिखता था, अब काफी दिखने लग गए हैं। एंड इसके लिए वही प्रॉब्लम ही होती है कि आपको सोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आप सिर्फ अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपको अपनी डोमेस्टिक हेल्प्स का करना पड़ेगा, मे बी आपको अपने बच्चों के स्कूल में जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी न किसी के थ्रू चलता रहता है, एक चैनल बनता है बहुत बड़ा। हाँ, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमें करना पड़ता है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड इचिंग ऑन स्किन एंड इचिंग ऑन स्कैल्प। और विंटर्स में, जैसे पहले हम लोग समर्स में फंगल इन्फेक्शन देखते थे, अब क्या लगता है कि विंटर्स में भी दिखने लग गई है? काफी ज्यादा, जो कि पहले नहीं दिखता था। कारण एक एपिडेमिक तो चल ही रहा है। एपिडेमिक मतलब बहुत सारे लोगों को हो रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब हर अक्रॉस द कंट्रीज एक एपिडेमिक चल रहा है फंगल का, जो कि ठीक ही नहीं हो रहा। जनरली पेशेंट की कंप्लेंट है, मैंने दवाई खाई, इतने महीने खा ली, फिर वो थोड़े दिन बाद फिर आ जाता है। तो इसके पर भी बहुत रिसर्च चल रही है और हम लोग दवाई देते, इसका एक ही तरीका है कि आपको एंटी फंगल की जो दवाई लंबे टाइम लेनी पड़ेगी। और अभी भी आज की ओपीडी में भी आप रोज 10 में से 2-3 पेशेंट फंगल के देखते हैं। एक और चीज इसमें, जो आप मोस्टली जो ओवर द काउंटर क्रीम्स ले रहे होते हो वो स्टेरॉइड बेस्ड भी होती है। तो स्टेरॉइड में पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इंडिकेशन ठीक हो, लेकिन फंगल में स्टेरॉइड नहीं लगना चाहिए। और स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स की प्रॉब्लम यह है कि वो शुरू में आपको बहुत जल्दी रिलीफ दे देंगी। मैं लगाता था, ऐसा रहेगा, मैं लगाता था 2 दिन में ठीक हो जाता था, फिर अब हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा, अब महीने में नहीं ठीक हो रहा, एंड फिर वो वाली चीज किसी भी और चीज से ठीक करनी ही मुश्किल हो जाती है। एंड जो हमारा शुरू का क्वेश्चन था कि हम विंटर में अब फंगस देख क्यों रहे हैं, तो एक तो मुझे लगता है जो ये जिम और फिजिकल एक्टिविटी है, तो उससे पसीना काफी होता है, एंड उसके बाद नहाने का उतना नहीं कॉन्सेप्ट रहता। आप आके पंखे के नीचे बैठे और विंटर में भी नहाने की नीड नहीं फील होती और इतनी इच्छा भी नहीं होती, और अब बोल दिया गया गर्म पानी से भी नहीं नहाना,
तो आप तो और ही नहीं नहाएंगे। तो ये आप कारण है। गुनगुने पानी से नहा सकते हो। तो बेसिकली एक तो ये रीजन हो सकता है, एंड दूसरा जनरली आई थिंक अब कुछ सीजनल नहीं रह गया। सीजनल नहीं रहेगा, बिल्कुल। अब एवरीथिंग इज कमिंग एवरी टाइम, बट एज डॉक्टर विनीत राइटली सेड, एंटी फंगल मेडिसिन लंबी चाहिए होती हैं। एंड प्लीज आपको अगर कोई क्रीम लगानी है तो आप प्लेन एंटी फंगल क्रीम लगा लो। जैसे आपकी लुलिकोनाजोल क्रीम्स आती हैं, क्लोट्राइमोजोल क्रीम्स आती हैं, ये फायदा नहीं करेंगी तो नुकसान नहीं करेंगे। बट जब आपने कॉम्बिनेशन क्रीम्स लगा ली तो जो चीज हम 2 हफ्ते में ठीक कर सकते थे वो हम 2 महीने में भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू अप्लाई। लोगों को ऐसा लगता है कि क्रीम ही तो है, बट सी डर्मेटोलॉजी में मेजॉरिटी चीजें क्रीम ही होती हैं। तो हमारी मेडिसिन ही क्रीम होती है, सो डोंट टेक क्रीम्स लाइटली। So we've talked about itching, we've talked about fungus, we've talked about psoriasis in brief. Let me just check. मैंने एक questionnaire भी बनाया था because it is very difficult to get Dr. Vineet for a podcast. So psoriasis, dandruff, fungal infection, itching. So I think जो मेरे questions थे वो तो मैंने पूछ लिए. So Vineet, अगर अब आपके कोई questions हैं तो you can ask. हम आपसे पूछेंगे, आप एक्सपर्ट हैं पिंपल्स में, एक्ने में, तो आप एक्ने के बारे में बताइए कुछ। देखो ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर की ये वो होती है इमेज, ब्रेड एंड बटर और प्राइवेट। ब्रेड एंड बटर। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मेरे कुछ कलीग्स थे, आई वोंट नो नेम देम, बोले कहाँ जा रहे हो आप? तो स्पाइनल लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी। स्पाइनल लेवल मतलब सिर्फ एक्ने, हेयर फॉल, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं वो सब पेशेंट देख रहा हूँ जो वहां देखते थे, राइट, और बड़े अच्छे वे में। हाँ, exactly. Lot of, you know, responsibility. Lot of respect for their feelings. You know, ऐसे नहीं कि एक्ने ही तो है। तो एक्ने पिंपल्स होते हैं, एंड सिंस हम विंटर के बारे में बात कर रहे हैं तो पिंपल्स का बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बात करूंगी बिकॉज वीव टॉक्ड अबाउट इट इनफ। बट विंटर में क्या होता है, पहले हमें विंटर्स में पिंपल्स नहीं दिखते थे, जैसे हमें फंगल इन्फेक्शंस नहीं दिखती थी, बट अब हमारे को विंटर्स में काफी पिंपल्स दिखते हैं। आई थिंक पोल्यूशन उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे को दिखते हैं। एंड दूसरा ना, पर्जिंग बहुत दिखती है, एंड पिंपल्स के साथ सेंसिटिव स्किन बहुत दिखती है। उसका रीजन है ये जो हम अपने स्किन केयर रूटीन्स बनाते हैं सारे सोशल मीडिया देखकर। You know, you are using a salicylic face wash, you are using a toner, you are using something. तो now what happens is कि विंटर जब आ गई तो इवन अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो भी आप सैलिसिलिक एसिड या एक्टिव्स वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकते हो। यू विल नीड टू मूव ऑन टू माइल्डर प्रोडक्ट्स जिनमें एक्टिव्स नहीं है, बिकॉज स्किन ड्राई तो हो ही रही है ना, अगर आपके पिंपल आ रहे हैं तभी भी ड्राई हो रही है। तो इस केस में मोस्टली प्रॉब्लम आपका स्किन केयर होता है, जो आपने बहुत मेहनत से आपने ना, आपको पिंपल्स आने शुरू हुए अप्रैल में आपने तब पूरी रिसर्च कर ली 1 महीना लगा के। नाउ यू हैव प्रोडक्ट्स व्हिच हैव वर्कड फॉर यू फॉर 6-7 months, तो आपको लगता है प्रोडक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता, वही हेयर डाई वाली प्रॉब्लम, बट एक्चुअली योर प्रोडक्ट्स नीड टू बी रिविजिटेड। विंटर में सारे प्रोडक्ट्स बहुत माइल्ड करने पड़ते हैं आपको। जैसे एक एग्जांपल, हम ट्रेटिनोइन क्रीम्स आती हैं, वो बहुत कॉमनली देते हैं, एडाप्लिन वगैरह, वो विंटर्स में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ड्राइनेस के कारण वो और ड्राइनेस करती है। नॉट जस्ट एडाप्लिन, आजकल एंटी एजिंग के लिए पीपल आर यूजिंग ट्रेटिन 0.025% अपने आप से। तो कोई पेशेंट ऐसा नहीं आया, मैंने सुना, जो आता है वो आपसे पहले बोलता है इसमें रेटिनॉल सीरम डाला आपने, नाइसिनामाइड डाला, विटामिन सी डाला, चाहे जरूरत हो ना हो, राइट। मतलब 35 साल के लोग भी बोला रेटिनॉल डाल दीजिए। हाँ, तो बिकॉज वो कहीं सोशल मीडिया पे आ गया है कि 30 इयर्स पे एक बम फट जाना स्किन पे और अब एजिंग शुरू, यू नो। तो बेसिकली आप इतना जो स्किन केयर आपका जो ठीक चल रहा था, तब भी अगर अब आपकी स्किन ड्राई लग रही है, इरिटेटेड लग रही है, फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, तो मे बी टाइम टू रिविजिट योर स्किन केयर। अब स्किन केयर इन विंटर्स, स्किन एंड हेयर केयर पे थोड़ा आप अपना ज्ञान दें। सो डॉक्टर सोनी, आप स्किन केयर रूटीन विंटर्स के लिए बताइए कि हाउ टू वी कैन टेक केयर अबाउट आवर स्किन। सो विंटर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रेशन होती है, एंड दूसरा डोंट ओवरडू। आप अपने प्रोडक्ट्स कम करो, रेटिनॉल वगैरह स्किप कर लो,
बिकॉज हमारी स्किन टाइप और हमारी एनवायरनमेंट में रेटिनॉल बहुत चलेगा नहीं. यू कैन ऐड हाइलुरोनिक एसिड. Yes. तो एनी मॉइस्चराइजर विच हैज 2% हाइलुरोनिक एसिड विथ सम सेरामाइड, Ceramide. दैट कुड बी गुड फॉर योर फेस. Yes. बॉडी के लिए भी अच्छा है, बट ये वाले एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते. तो बॉडी के लिए जो दूसरे सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जैसे आपका वेनोजिया मैक्स हो गया, वो आप यूज कर सकते हो. एक्वासॉफ्ट मैक्स है, ओराइजा है. देयर आर अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स विच यू कैन पिक फ्रॉम. बट मेक श्योर कि आप मॉइस्चराइज जरूर करो. आप ल्यूकवार्म पानी से नहाओ, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं. नहाने के बाद पैड ड्राई करो और इमीडिएटली मॉइस्चराइजर ऑफ योर चॉइस लगा लो. इट विल जस्ट टेक मे बी अ मिनट. आई नो Yes. विंटर के बाद इच्छा नहीं हो रही होती नहाने में, विंटर्स में नहाने के बाद, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज वेरी डूएबल. एंड अगर आपको लगता है कि मैं डैम्प स्किन में नहीं कर पा रही हूँ फॉर वॉट एवर रीजन, या Yes. नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप रात में सोने से पहले कोई भी मॉइस्चराइजर ऑफ योर चॉइस जरूर लगा लो. बट मॉइस्चराइजर इज ए मस्ट. आपके जो भी प्रोडक्ट्स में एक्टिव्स हैं, प्लीज आप देख लो, जो भी एक्सफोलिएट करता है उसको स्टॉप कर दो. अगर आपकी स्क्रबिंग की हैबिट है तो उसको आप बंद कर दो, बिकॉज स्क्रब्स आर नॉट recommended during winters. And अगर आप मास्क वगैरह यूज करते हो तो there are some very good hyaluronic acid masks. So basically hyaluronic acid is the key word for winter, because for glowing skin you need hydrated skin. And सारी शादियां विंटर में आती हैं, तो this is the time जब आपको सुंदर दिखना ही दिखना है. कुछ हेयर केयर के बारे में भी, स्किन केयर के बारे में बात कर ली तो. So hair care, I think Vineet here is the expert. He's read all about rosemary and everything. so yeah. जैसे विंटर्स में हमने पहले डिस्कस किया, डैंड्रफ कॉमन हो जाता है, तो आप यही ZPT और कीटाकोनाजोल शैम्पू हफ्ते में 2 बार कर लीजिए. बाकी दिन, जैसे डॉक्टर सोनी ने पहले भी बताया, पेप्टाइड शैम्पूज बड़े कॉमन हैं, आप उनको यूज करिए. बाकी दिन पेप्टाइड शैम्पू, जो लोग रोज सर धोना चाहते हैं, धोना भी चाहिए आपको वैसे. और आप ऑयलिंग वगैरह सर पे मत करिए, रात को ऑयल लगा के सो गए, वो वाला नहीं करिए. बल्कि आप वीकेंड पे या किसी दिन, एक दिन आप अनियन और ब्लैक सीड ऑयल आता है जो हेयर ग्रोथ प्रमोट के लिए भी अच्छा, बट आधा घंटा लगा के आप सर धो लीजिए. और हाँ, एक रोजमेरी के आजकल सीरम आ रहे हैं, रोजमेरी सीरम, रेडेंसल सीरम, वो भी काफी अच्छे हैं हेयर ग्रोथ के लिए, तो वो आप लगा सकते हैं. आई एम श्योर अनियन ऑयल तो मेजॉरिटी लोग लगा रहे होंगे. देयर वाज अ टाइम जब कोविड के बाद लोगों का हेयर फॉल हो रहा था, तब इतना प्याज खाया नहीं जा रहा था जितना लगाया जा रहा था, क्योंकि वो मिक्सी में करके एवरीबॉडी वाज हर कंपनी ने प्रोडक्ट निकाल दिया है. हर कंपनी ने प्रोडक्ट निकाल दिया. लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपको घर में अपने अनियन पीस के करना है, तो बेसिकली ये सब इरिटेंट्स होते हैं, तो लो ग्रेड में दे कैन हेल्प. बट अगर कोई एक्चुअल प्रॉब्लम हो तो दैट माइट नॉट बी एज हेल्पफुल, बट इट विल नॉट हार्म if you don't overdo. And जैसे Vineet was talking about rosemary oil, so there was a very interesting study wherein they found कि rosemary oil equivalent to 2% minoxidil. Okay. But अब what we use is 5% or 10%. So I am not saying कि आप minoxidil को substitute rosemary से कर लो, but there is no harm in using preparations which have rosemary oil. So you know वो दादाजी का, नाना जी का किसका तेल, it was very very famous. नाना जी का oil, you know, आई थिंक काफी सारे लोगों ने लगाया होगा. कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ. बिल्कुल. तो एक एज अ एडजुवेंट आप लगा सकते हो, मिनॉक्सिडिल थेरेपी वगैरह के साथ आप लगा सकते हैं. एंड जैसे आप ऑयल ओवरनाइट मत रखो, लेकिन ऑयल एक अच्छा कंडीशनर होता है. तो अगर आपको बहुत ड्राई लगता है या स्केली लगता है, तो आप हल्का सा ऑयल एज अ मॉइस्चराइजर, क्योंकि हेयर के लिए, स्कैल्प के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर तो ऑयल ही है. एंड we've talked about skin, we've talked about hair. Before we leave, I will also want to talk about some very good treatments. आपने स्किन अपनी अच्छी कर ली, हाइलुरोनिक भी लगा लिया, हेयर भी आपका अच्छा है, बट यू वांट दैट एक्स्ट्रा समथिंग. स्पेशल डेज हैं आपके, बहुत सारे लोगों की शादियां हो रही हैं, तो ऑब्वियसली आपके क्लोज में भी शादियां हो रही हैं. तो व्हाट ऑल डू वी ऑफर? हाइड्रा फेशियल हमने सबने सुना है, बट अब हाइड्रा फेशियल के ना बहुत अच्छे एडवांस्ड वर्जन्स आ गए. So we do hydra facials with EGF, which is the epidermal growth factors. We do exosomes. Exosomes are stem cells जो कि derive किए जाते हैं. These are human derived stem cells जो कि आपकी स्किन को बहुत क्लियर, ग्लोइंग और एक एक्स्ट्रा क्लैरिटी वाला फैक्टर देते हैं. एंड अगर आप मॉइस्चराइजर्स लगाते हो फिर भी आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, बहुत सारे लोगों की होती है, तो हम स्किन बूस्टर्स करते हैं. स्किन बूस्टर्स बहुत सिंपल सी चीज होती है. इट इज हाइलुरोनिक एसिड विच वी पुट इनसाइड योर स्किन, एकदम सरफेस पे,
पर ये फिलर नहीं होता। आजकल फिलर का बहुत फियर होता है सबको कि फेस की शेप चेंज हो जाएगी। स्किन बूस्टर से आपकी स्किन वैसी ही रहेगी, हाइड्रेटेड हो जाएगी। तो मे बी जैसे 10 इयर्स रिवर्स हो गया आपका एज, और आपको उतनी ज्यादा क्रीम्स वगैरह की जरूरत नहीं लगी, एंड एकदम ग्लो करोगे। सो दैट मेक्स योर एक्स्ट्रा डे मोर स्पेशल। सो वी हैव स्पेशल कस्टमाइज्ड थिंग्स for your skin to look better, and for hair also we have Ojas hair grow treatment जिसमें कि हम vitamins infuse करते हैं. So अब you know maybe we can add rosemary oil and onion. We have a doctor stamp on all those things now. और कई बार लिप केयर के लिए भी थोड़ा सा yes. तो लिप केयर के बारे में क्या? जनरली जो लिप्स के ऊपर लगाते हैं हम ज्यादातर पेट्रोलेटम वाले ही होते हैं, तो वो जस्ट सील कर देंगे बट वो रिपेयर नहीं करते. तो लैनोलिन बेस्ड, कोलेस्ट्रॉल बेस्ड वाले जो लिप बाम्स हैं वो रिपेयर भी करते हैं. तो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ओजस शील्ड. यस. सो ये जो ये सेरामाइड और कोलेस्ट्रॉल बताया, आई एम श्योर यू हैव इनफ फूड फॉर थॉट. अब आप सब फटाफट गूगल कर लो किसमें लैनोलिन है, किसमें कोलेस्ट्रॉल है. यू फाइंड योर ओन पिक, बट यू नीड टू अप्लाई इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विनीत ने पॉइंट आउट किया कि विंटर्स में लिप की ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है. तो एंड नाइट में आप अपना वो जो गर्म करके देसी घी वाला जो नुस्खा है रात के लिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है. बट देसी घी साथ लेके घूमना, एंड देन इट हैज अ वेरी पंजेंट स्मेल, यू नो. तो शायद आपके आसपास वाले आपके साथ बैठने से मना कर देंगे. तो दिन में यू कैन हैव दोस लिप बाम्स एंड नाइट में यू कैन हैव दैट देसी घी. So I think friends we've covered more or less everything for winter care. आखिरी सवाल, you are running a practice of 20 years. Yes. Huge practice. आपके लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में क्या ख्याल है मेल्स में? लड़कियां तो करा ही रही हैं, आजकल मेल्स भी बहुत आ रहे हैं. So I think this question we will direct to Vineet. So I'm sure. So when जब लोकनायक में आप प्रैक्टिस कर रहे थे versus जब अब प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, तो how you look at laser hair reduction, has that changed? A lot. So गवर्नमेंट सेटअप में लेजर हेयर रिडक्शन मेल्स के लिए कुछ मेडिकल इंडिकेशंस थी, जैसे 2-3 कंडीशंस हैं. हाइड्रोनाइटिस सपरेटिवा हो गया, पाइलोनिडल साइनस. तो तब हम बोलते थे कि ये कराना. मेल कोई पूछता था लेजर कराना, तो वी यूज्ड टू मॉक, है ना, कि ये क्यों कराना चाहता है. राइट. बट प्रैक्टिस में आने के बाद मैंने देखा कि बहुत लड़के, अब तो बियर्ड शेपिंग तो बहुत ही कॉमन है. बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है. 6-8-10 सिटिंग में जो भी लगेगा स्किन टाइप्स के हिसाब से, तो वो करना है. और मेल से भी अच्छा दिखने का हक है. अंडर आर्म क्लीन करने, चेस्ट, बहुत सारे रीजन है. एस्थेटिक्स हैं, एथलेटिक्स हैं, उनको अपना चेस्ट क्लियर रखना है, तो सारा बाल वगैरह हटाने हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छा प्रोसीजर. सो जैसे अभी विनीत ने बोला, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि मेडिकल इंडिकेशंस क्या है? जैसे हाइड्रोनाइटिस सपरेटिवा है, आपका पाइलोनिडल साइनस बन जाते हैं कई बार, क्योंकि वो अगर आपके बटक्स वगैरह के बाल बहुत ज्यादा हैं तो वो अंदर चले जाते हैं, तो उससे साइनसेस क्रिएट हो जाते हैं. तो उनका एक मेडिकल थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है वहां से बाल हटाना. और भी कंडीशन है, अगर आपके बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बहुत ओडर प्रोड्यूसिंग है, तो अगर हम वहां से बाल हटाएं तो कुछ हद तक वो स्वेट एक्यूमुलेशन वहां कम हो जाता है. तो बहुत स्मेल आ रही है, स्वेट हो रही है, तो उन सारी कंडीशंस में आपका ये प्रॉब्लम कम हो जाता है. शेव वगैरह करते हैं कई बार तो सूडो फॉलिकुलाइटिस बन जाता है. बहुत ही प्रॉब्लम है, बार बार शेव करने में आपको बार बार कोई ना कोई बॉयल्स निकलने शुरू हो जाते हैं. तो उनके लिए भी हम एक अच्छा, बहुत सारे लोगों के नेक पे जब भी वो शेव करते हैं तो उनको दाने आते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट ही लेजर हेयर रिडक्शन है. सो लेजर हेयर रिडक्शन मेडिकल भी है, इट इज नॉट ओनली एस्थेटिक. एंड अब एक जनरल ट्रेंड मैंने मेन में देखा है कि सब ट्रिमर यूज कर रहे हैं. बिल्कुल. अब जब आप प्रोलॉन्ग्ड यूज ट्रिमर करते हो तो उसमें फॉलिकुलाइटिस होता है. फॉलिकुलाइटिस मतलब बालों के आसपास फुंसियां आना. यू नो, पहले मेन वर ओके विद देयर हेयर. नाउ इफ यू आर ओके विद योर हेयर इट्स फाइन, बट अगर आपको अपने बाल हटाने हैं तो देयर इज नथिंग बेटर, नथिंग मोर सेफ एंड मोर इफेक्टिव देन लेजर हेयर रिडक्शन. एंड एक और चीज मैंने देखा है कि ना, मेन आर हैप्पियर विद लेजर रिजल्ट्स देन विमेन, क्योंकि लेजर इज रिडक्शन नॉट रिमूवल. तो विमेन वांट रिमूवल, तो उनको फिर एक्सप्लेन ही करना पड़ता है. एंड विद मेन अगर आपके 50% रिडक्शन हो गई, दे आर मोर देन हैप्पी विद इट. सो एंड जो आपके ये हाइजीन रिलेटेड इश्यूज हैं, जो आपके ये फॉलिकुलाइटिस वाले कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, दे आर ऑल सॉर्टेड. एंड सपोजिंग आपने 5-6 सेशन लेजर के किए, उसमें आपको 40-50% रिडक्शन आ गई, तो उसके बाद जो आप ट्रिमिंग वगैरह भी करते थे
that also becomes easier. Easier. You know, Exactly. trimming 100 hair versus trimming 50 hair and finer hair. So there is a lot of difference. But yes, as he rightly pointed out, आपको when you are into government setups, तो आपको लगता है कि you are being vain, इसको लेजर की पड़ी है, you know, बाल से क्या प्रॉब्लम है. But there are a lot of medical indications also. Hygiene एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. And yes, सबको अच्छा दिखने का equal right है. Why should men not do what women are doing? Yeah. So it's a treatment which works for both. So I think, but इसका भी अभी थोड़ा men में ना, they still are more comfortable with trimming. I think slowly, steadily. It is catching up. Slowly, steadily, it is catching up. Right. So friends, I think we've covered almost everything. Still, if you think we've missed something, आप अपने comments में please type करिए. You follow our YouTube channel, and all your questions we will make sure that we answer. Thank you so much. Thank you so much.